प्रभात जी ने 25 साल सिंगापुर में मजदूरी की और जब घर लौटे तो दामाद घर पर कब्जा जमा चुका था और बेटी भी उन्हें कोई महत्व ना देती। तो कुछ दिन बाद दामाद बोला, पापा जाओ कमा कर लाओ, वरना मुफ्त की रोटियां यहाँ नहीं मिलेगी। तो पास बैठी बेटी बोली, पापा राजू ठीक कह रहा है, इतनी महंगाई है, खर्चे कहाँ से पूरे होंगे। प्रभात जी सारी रात भगवान के आगे रोते रहे और सुबह घर से चले गए और कचरे के ढेर से खाना उठाकर खाने लगे। तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि कचरे के ढेर से उन्हें मुंह खोला। इसने बड़े कड़क स्वर में इंस्पेक्टर शशि ने हवलदार से पूछा था। नहीं साहब जी, जब से आया है चुप बैठा है, ना किसी से बात करता है ना ठीक से खाता है। बड़ी सख्ती से पूछा है जी इससे, लेकिन इसने मुंह नहीं खोला। इंस्पेक्टर शशि ने कहा कि इसे अच्छी तरह समझा दो, इसकी उम्र का लिहाज नहीं करूंगा, जुबान खोल दे, वरना हमें अपने तरीके से जुबान खुलवानी आती है। क्या इससे कोई मिलने आया था? इंस्पेक्टर शशि ने दोबारा से हवलदार से पूछा। नहीं साहब, कोई नहीं आया। इंस्पेक्टर शशि ने जब जेल की सलाखों के अंदर से प्रभात जी को देखा तो वह जमीन की तरफ आंखें गड़ाए बैठे थे। एक मुट्ठी बंद कर रखी थी जिसमें शायद कुछ था, वह मुट्ठी उन्होंने अभी तक खोली नहीं थी। इंस्पेक्टर शशि को लगा शायद इसमें कुछ ऐसा हो जिससे वह कुछ पता लगा सके। इसलिए उसने हवलदार से कहा कि ताला खोलो। जेलर ने ताला खोल दिया। इंस्पेक्टर शशि अंदर गया और घुटनों के बल प्रभात जी के सामने बैठ गया। फिर इनकी कलाई पकड़ी और बहुत जोर से पकड़ी। मुट्ठी अभी भी बंद थी। कहने लगा, क्या है इसमें? वो कहने लगे, कुछ नहीं है। इंस्पेक्टर शशि कहने लगा, आखिर बताते क्यों नहीं हो कि सच क्या है? वह कहने लगे कि मैंने आपको मना तो नहीं किया, जो चाहे सजा दे। मैंने कब मना किया है? इंस्पेक्टर शशि कहने लगा, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी साथ इस उम्र में कोई ज्यादती हो, इसलिए पूछ रहा हूँ कि बताओ कि आखिर बात क्या है, मुट्ठी में क्या है तुम्हारी? इससे पहले कि इंस्पेक्टर प्रभात मुट्ठी को खोलने की कोशिश करता, उन्होंने दूसरे हाथ से अपनी मुट्ठी में छुपाया हुआ कागज पकड़ा और मुंह में डालकर चबा गए। यह देखकर इंस्पेक्टर शशि को बहुत गुस्सा आया था। इससे पहले कि वह उनका मुंह खुलवाता, वह उस कागज को निगल चुके थे। कहने लगे, यह राज मुझ तक ही रहे तो ज्यादा अच्छा है। अजीब से भाव थे प्रभात जी के चेहरे पर। इंस्पेक्टर शशि कहने लगा, देखो, मैं तुम्हारी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, यह ना हो कि मैं अपने आप पर आ जाऊं। तुम अपनी जुबान से उगल दो कि तुमने क्या किया है। वह कहने लगे, मैंने इस जीवन में बहुत कुछ सहन किया है। इंस्पेक्टर साहब, आप भी कोशिश कर लो। इंस्पेक्टर शशि को इस 60 साल के बूढ़े आदमी पर पहले तो दया आई, फिर अफसोस होने लगा। कहने लगा, रात को तुमसे बात करूंगा, तुम बच नहीं पाओगे, मर जाओगे। प्रभात जी कहने लगे, मर तो मैं कब का गया हूँ, बस अब तो यह शरीर ही बचा है, जिसके खत्म होने पर मुझे कोई दुख नहीं होगा। इंस्पेक्टर शशि जैसे बाहर आ चुका था, हवलदार से कहने लगा, इस पर नजर रखो, रात को इसका भी इंतजाम करता हूँ। प्रभात जी ने आंखें बंद की और एक गहरी सांस दी। पापा, माँ को क्या हुआ है? माँ बात क्यों नहीं कर रही है? 7 साल की बंटी रोते हुए प्रभात जी से पूछ रही थी, जो अपनी बेटी को साथ लगाकर फूट फूट कर रोने लगे। मेरी बच्ची, मेरी जान, तुम्हारी माँ हमें छोड़कर जा चुकी है। यह सुनना था कि
बंती अपने पापा के के साथ लग के रोने लगी। 3 दिन गुजर गए थे। बंती ने ठीक से कुछ नहीं खाया था और प्रभात जी बहुत परेशान थे। कहने लगे, खाना खा लो बेटी। तुम्हारे भूखे रहने से तुम्हारी माँ तो वापस नहीं आ सक जाएगी। वो बंती के कारण बहुत परेशान हो गए थे कि 2 दिन तो उसका बुखार ही नहीं उतरा था। अब बुखार उतरा था तो कुछ खा नहीं रही थी। तभी पड़ोस में रहने वाली उनकी पत्नी की सहेली सीनू देवी कमरे में आई। कहने लगी, भाई साहब, बंती ने कुछ खाया है कि नहीं? प्रभात जी ने गहरी सांस ली। कहने लगा, नहीं सीनू बहन, उसने तो कुछ भी मुंह में नहीं रखा। मैं तो बहुत परेशान हूँ। मैं बंती को अपने साथ सिंगापुर नहीं ले जा सकता और इसे यहाँ किसके पास छोड़कर जाऊं? माँ तो इसकी चली गई। सीनू देवी कहने लगी, अरे उसकी मौसी अभी जिंदा है। मैं इसे अपनी बच्ची की तरह रखूंगी। प्रभात जी कहने लगे, सीनू बहन, तुम तो जानती हो कि मेरी पूरी दुनिया है, इसलिए इसको लेकर मैं बड़ा चिंतित रहता हूँ। सीनू कहने लगी, भाई साहब क्यों चिंता करते हैं? अरे बंटी मेरी भांजी है। इसकी माँ और मैं बचपन की सहेलियां हैं और आप तो जानते हैं कि मेरी कोई बेटी भी नहीं। मैं तो इसको अपने सीने से लगा के रखूंगी। आप इसके बारे में चिंता ना करें। प्रभात जी ने सीनू से कहा कि तुमने तो मेरी सारी चिंता ही खत्म कर दी। मैं इसके खर्चे के सारे पैसे तुमको भेजता रहूंगा। बस इसकी शिक्षा सही करवाना। किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। सीनू कहने लगी, भाई साहब कोई जरूरत होगी तो आपको ही बताऊंगी। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? जिस दिन प्रभात जी ने वापस सिंगापुर जाना था तो बंटी उनके सीने से लगा लगकर बहुत रोई थी। पापा मत जाओ ना, माँ भी छोड़कर चली गई। आप क्यों जा रहे हो? मुझे नहीं रहना किसी के पास। मुझे आपके साथ रहना है। मुझे अपने साथ ले चलो ना। प्रभात जी कहने लगे, बेटा मैं वहां पर मजदूरी करके पैसे कमाता हूँ। तुम्हें कहाँ रखूंगा? मेरा वहां अपना कोई घर थोड़ी है। एक कमरा मिला हुआ है जहां बहुत सारे परदेसी आदमी होते हैं। कोई कहीं से आया है, कोई कहीं से आया होता है। दिन भर मजदूरी करते हैं, रात को वापस आते हैं और सो जाते हैं। वहां मैं तुम्हें तो नहीं रख सकता बेटा। तुम्हारी मौसी तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी, तुम्हें बहुत प्यार देगी। तुम क्यों चिंता करती हो? सीनू देवी ने बंटी को अपने साथ लगा लिया। कहने लगी, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से ज्यादा प्यार दूंगी। बेटा अपने पापा को जाने दो। प्रभात जी वापस जा चुके थे। फिर से वही मेहनत वाला काम शुरू हो चुका था। वो वहां पर मजदूरी करते थे। अपना घर उन्होंने किराए पर चढ़ा दिया था। वह किराया भी सीनू देवी के पास जाता था ताकि बंटी के स्कूल की फीस समय पर जमा हो सके। प्रभात जी हर तीसरे दिन सीनू देवी के घर पर फोन करते थे, बंटी से बात करते थे। वह कहने लगी, पापा, मौसी मेरा बहुत ख्याल रखती है, मुझे बहुत प्यार करती है। मौसी ने मुझे गुड़िया भी ला कर दी है। मैं बहुत खुश हूँ। यह सुनकर प्रभात जी के अंदर एक ठंडक उतरी थी कि सीनू ने बेटी को अच्छे से संभाल लिया था। लेकिन फिर काम में इतना व्यस्त हुए कि 10-10 दिन बाद फोन करने लगे। बंटी की बातें सुनकर वह निश्चित हो जाते थे क्योंकि वह सीनू की बहुत तारीफें करती थी। वो मुझे अपने हाथ से खाना खिलाती है, अपने साथ सुलाती है, मुझे कहानी भी सुनाती है, मुझसे बहुत प्यार करती है। 1 साल ऐसे ही गुजर गया। लेकिन उसके बाद से जब भी प्रभात जी फोन करते तो सीनू देवी कहती,
अभी बंती सो रही है। स्कूल से आई तो थकी हुई थी, कहो तो जगा देती हूँ। प्रभात जी कहते कि नहीं, सीनू ठीक है, बच्ची सो रही है तो सोने दो। बंती अब 13-14 दिन में एक बार ही अपने पिता से बात करती थी। यही कहती थी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी चिंता ना करें। समय यूं ही गुजरने लगा। हर साल प्रभात जी एक बड़ी पूंजी बेचते थे और सीनू कहती थी कि मेरी भांजी मुझ पर बोझ थोड़ी है, अरे आप क्यों इतने पैसे भेजते हैं। लेकिन वह कहते कि कुछ पैसे मेरी बेटी के नाम पर जमा कर लो, जब उसकी शादी का समय आएगा तो दहेज बन जाएगा, और कुछ घर पर खर्च कर लेना। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पति का भी काम बहुत अच्छा नहीं है। सीनू के दो बेटे थे। बड़ा बेटा 19 साल का था और छोटा बेटा 17 साल का था। छोटा बेटा मोनू तो पढ़ाई में बहुत तेज था, लेकिन बड़ा बेटा राजू बड़ी मुश्किल से हाई स्कूल में पास हुआ था। उसके बाद उसने स्कूल छोड़ दिया था। ज्यादातर बंटी को स्कूल छोड़ने की और लेकर आने की जिम्मेदारी राजू की ही थी। वापसी पर ना तो अपने पिता की दुकान पर बैठता, ना पढ़ाई में उसका दिल लगता। ज्यादातर उसका समय आवारा लड़कों में ही गुजरता था। सीनू देवी अपने बड़े बेटे को लेकर बहुत परेशान थी। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। पति किसी दुकान पर नौकरी करता था, 13-14 हजार ही तनख्वाह के आते थे। घर अपना था, इसलिए किराए की चिंता नहीं थी। प्रभात जी जो पैसे भेजते, उससे वह अपने घर का खर्चा भी पूरा करती थी। फिर ऐसी ही आदत भी हो गई थी। अपने छोटे बेटे को भी उन्हीं पैसों से पढ़ा रही थी। धीरे धीरे उनका ध्यान बंटी की ओर से कम होने लगा। फिर जहां बात अपनी संतान की आ जाए तो इंसान दूसरे के बच्चों के साथ छोटी मोटी ज्यादती कर ही जाता है। एक बार बड़े बेटे राजू की लड़ाई मोहल्ले के लड़कों के साथ हो गई। राजू ने उनको बहुत मारा और लड़कों ने भी राजू का गिरेबान फाड़ कर रख दिया। जब वह घर आया तो मुंह से खून निकल रहा था, सिर भी फटा हुआ था। यह देखकर सीनू रोने लगी कि यह क्या करके आए हो तुम। बंटी भी राजू को देखकर बुरी तरह से घबरा गई थी। वह कहने लगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं उस लड़के को जान से मार दूंगा। उसकी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई। वह किचन में गया, तेजधार वाला चाकू निकाल कर ले आया। यह देखकर सीनू देवी की जान निकली थी। कहने लगी, राजू यह क्या कर रहे हो, तुम्हें जेल हो जाएगी, तुम जेल में बंद हो जाओगे, फांसी की सजा हो जाएगी, छोड़ो इसे। बड़ी मुश्किल से सीनू और उसके छोटे बेटे ने राजू से चाकू लिया था। वह ऐसा ही था, गुस्सैल स्वभाव का। सीनू ने उसे कमरे में बंद करके कुंडी लगा ली। वह कमरा बंती का था, जहां वह पढ़ती थी और सोती थी। सीनू ने राजू को वहां बंद कर दिया। कहने लगी कि तुम यहीं रहोगे, बाहर नहीं जाओगे। उसे डर था कि अगर यह बाहर चला गया तो कहीं कोई खून खराबा ना हो जाए। जब सीनू का पति घर आया और बेटे की शिकायत सुनी तो कहने लगा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, यह तो मुझे कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ेगा। मैं उसकी हरकतों से परेशान था ही, अब उसने बदमाशियां भी शुरू कर दी है। तुम्हें नहीं पता कि यह रवि के बेटे की कितनी बुरी हालत करके आया है। वो तो रवि ने मेरे जुड़े हुए हाथों की लाज रख ली, इसने उसके बेटे को बहुत मारा है। सीनू कहने लगी, मारा तो उसने भी है, अपने बेटे की भी शक्ल देख लो, माथे से खून निकल रहा है, नाक से खून निकल रहा है, मुंह पर नील पड़े है। सीनू का पति कहने लगा,
तुम उसका ज्यादा पक्ष ना लिया करो, बहुत पछताओगी। बंटी अपनी जगह परेशान थी। सुबह उसका एग्जाम था और उसको तैयारी करनी थी। कमरा बंद था, किताबें अंदर थी। फिर उसने सीनू से कहा कि मौसी मुझे पढ़ना है, मेरा कल पेपर है। वह 8वीं क्लास का पेपर दे रही थी। सीनू कहने लगी, अगर मैंने कमरा खोला तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तुम्हारे मौसा बहुत गुस्से में है। यह ना हो कि राजू की अपने पिता से लड़ाई हो जाए। वह कहने लगी, मेरा सुबह एग्जाम है। लेकिन सीनू ने ध्यान नहीं दिया। बंटी से कहने लगी कि तुम यहाँ लेट जाओ मेरे कमरे में। वह बहुत परेशान थी कि क्या करें और क्या ना करें। रात को जब सब सो गए तो धीरे से बंटी ने कमरे की कुंडी खोली थी कि वह अपनी किताबें लेकर बाहर आ जाएगी। लेकिन जैसे ही कुंडी खोलकर अंदर गई, देखा तो राजू सिगरेट पी रहा था। उसे देखकर पहले तो घबरा गया। उसे लगा शायद उसके पिताजी अंदर आए हैं। सिगरेट अपने पीछे छुपा ली। लेकिन जब देखा कि बंटी है तो कहने लगा, यहाँ क्यों आई हो तुम? कहने लगी, मुझे किताबें लेनी है, मेरा कल पेपर है। कहने लगा, जल्दी से लो और निकलो कमरे से बाहर। वो वैसे भी राजू से बहुत डरती थी। जल्दी से अपनी किताबें लेकर बाहर जाने लगी तो राजू कहने लगा, बात सुनो मेरी। कहने लगी, जी राजू। कहने लगा, अगर तुमने किसी को यह बताया कि मैं सिगरेट पीता हूं तो याद रखना, इसी सिगरेट से तुम्हें जला दूंगा। तुम मेरे गुस्से को बहुत अच्छे से जानती हो। यह सुनकर तो बंटी की जान पर बन आई थी। उसने जल्दी से कमरे का दरवाजा बंद किया और दूसरे कमरे में आकर पढ़ने लगी। सुबह उसे स्कूल छोड़ने के लिए उसके मौसा जी गए थे, क्योंकि राजू के कमरे का दरवाजा अभी भी बंद था। वरना वह छोड़ने जाता था और पूरे रास्ते उसे डराता धमकाता रहता था कि तेज तेज चला करो, मर मर कर पैर उठाती हो, मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। लेकिन वह चुप रहती थी, क्योंकि मौसी का व्यवहार उसके साथ बहुत अच्छा था। उसका पेपर बहुत अच्छा हुआ था। लेकिन कुछ दिन बाद ही एक और झगड़ा शुरू हो गया। मौसा जी कहने लगे कि राजू, तुम आज के बाद मनीष के गैराज में पर काम करोगे, गाड़ी ठीक करना सीखोगे, तुम अब घर पर नहीं रहोगे। राजू कहने लगा, मैं नहीं जाऊंगा। वह कहने लगे, अगर तुम नहीं जाओगे तो निकल जाओ मेरे घर से, मैं तुम्हें अपने घर पर सहन नहीं कर सकता। तुम्हें मुफ्त की रोटियां नहीं खिलाऊंगा। अरे 21 साल के हो गए हो, तुम्हें जरा भी एहसास है कि बाप कैसे कमाता है, कितनी मेहनत करता है? वह कहने लगा, बंटी के पिताजी बेचते तो है ना पैसे, जब सब उस पैसे से रोटी खा सकते हैं तो मेरी 2 रोटियां सबको क्यों चुभ रही है? सीनू देवी ने ही अपने पति को कहा कि मैं इसको समझा दूंगी। वह कहने लगी, तुम चुप रहो, तुमने जो समझाना था समझा चुकी हो, अब मेरी बारी है। वह उसे जबरदस्ती अपने साथ मनीष के गैरेज पर ले गई। अब वह वही जाता था, लेकिन शाम ढलने से पहले लौट आता था। फिर अपने दोस्तों में बैठकर सिगरेट पीता रहता। सीनू देवी चाहती थी कि घर का खर्चा करने के बाद कुछ पैसे बंटी के लिए बचा कर रखें, क्योंकि वह जानती थी कि प्रभात जी कितनी मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं और अपनी बेटी के लिए ही कमा रहे हैं। लेकिन 2 साल बाद ही उनके अपने पति का देहांत हो गया। वह तो सदमे में आ चुकी थी, क्योंकि राजू कोई खास काम पर ध्यान नहीं देता था।
छोटा बेटा अभी कॉलेज में ही पढ़ रहा था। बंटी ने हाई स्कूल पास कर लिया था। अपनी सीनू मौसी को उसने बहुत संभाला था, क्योंकि मौसा का देहांत अचानक से हुआ था। हार्ट अटैक हुआ और वह उठ नहीं पाई। राजू को जो पिताजी का थोड़ा बहुत डर था, वह भी खत्म हो चुका था। उसने गैरेज में जाना भी छोड़ दिया, पर उसे गाड़ी चलानी आ चुकी थी। थोड़ी बहुत गाड़ी ठीक करनी भी आ चुकी थी। छोटा भाई कहने लगा कि मैं ट्यूशन पढ़ाऊंगा, और राजू भाई से कहो कि वह किसी बंगले में ड्राइवर की नौकरी कर ले, ताकि घर चलाना आसान हो जाए। लेकिन राजू कहने लगा, क्या जरूरत है, मैं क्यों नौकरी करूं? अरे प्रभात जी के घर का किराया आता है, वह अच्छे खासे रुपए भी बेचते हैं, चल जाएगा घर। यह सुनकर सीनू देवी कहने लगी, उन रुपयों पर केवल बंटी का अधिकार है। प्रभात इतनी मेहनत से पैसे कमाकर अपनी बेटी के लिए बेचता है, तुम लोगों के लिए नहीं कि तुम लोग ऐश करते रहो। वह कहने लगा, क्या हो गया, अगर हम भी थोड़ा खा लेंगे उनकी कमाई में, कौन सा फर्क आ जाएगा? हम भी तो उनकी बेटी को अपने घर पर रखे हुए हैं, वरना अनाथों की तरह कहीं पड़ी हुई होती। सीनू ने एक जोरदार थप्पड़ राजू के मुंह पर मारा कि खबरदार, जो तुमने बंटी को कुछ कहा तो उसे बहुत गुस्सा आया। कहने लगा, अब इस 2 टके की लड़की के लिए मुझे थप्पड़ मार रही है? सीनू कहने लगी, काश कि मैंने यह थप्पड़ तुम्हें बचपन में मारा होता, जब पहली बार तुमने मेरे सामने जुबान चलाई थी। आवारा लड़कों के साथ रह रह के आवारा हो गए हो? वह कहने लगा, हाँ हो गया हूँ मैं आवारा, मैं नहीं करूंगा कोई काम। वह मुंह पर इनकार करके जा चुका था। दूसरी ओर प्रभात जी को भी सीनू के पति के निधन पर बहुत अफसोस था, लेकिन नौकरी कुछ ऐसी थी कि छोड़कर नहीं जा सकते थे। सीनू से फोन पर बात करके अफसोस भी किया, उसको तसल्ली भी दी, यह भी कहा कि किसी चीज की जरूरत हो तो बताना। राजू अपनी माँ से कहने लगा, जब वह कह रही है कि कोई जरूरत हो तो बता दो, तो क्यों नहीं बता देती? उनसे पैसे मांगो, मैं गाड़ी खरीदना चाहता हूँ, और फिर मैं उसे टैक्सी में चलाऊंगा, अच्छे पैसे कमाऊंगा। वह कहने लगी, मैं कैसे इतनी बड़ी पूंजी उनसे मांग लूं? अगर तुम सेकंड हैंड गाड़ी भी लेते हो तो कम से कम 1-2 लाख की तो आएगी ही। वह कहने लगा, तो क्या हुआ, सिंगापुर में रहने का क्या फायदा, जब हमें 2 लाख भी ना दे सके? ऐसा करो कि उनका घर बेच दो। सीनू कहने लगी, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? वह कहने लगा, तो क्या हुआ, अरे वैसे भी वह मकान तुम्हारे हवाले करके गए हैं, पावर ऑफ फर्द तुम्हारे नाम पर है। सीनू कहने लगी, मुझ पर विश्वास किया है प्रभात जी ने, मैं क्यों उनके विश्वास को तोड़ूं? लेकिन वह माँ के सामने हाथ जोड़ने लगा कि मुझसे नहीं होता गैरेज में काम, तू जानती है कि मैं किसी की भी डांट नहीं सुन सकता। फिर प्रभात जी ने भी कब तक प्रदेश में कमाना है? अरे एक ना एक दिन तो अपने देश वापस आएंगे ना, फिर क्या करेंगे? क्या कोई सहारा है उनके पास? फिर हम लोगों ने ही तो उनके बुढ़ापे का सहारा बनना है। वो कहने लगी, मैं इतनी बड़ी पूंजी बिना प्रभात से पूछे तुम्हें नहीं दे सकती। जब सीनू ने बात प्रभात जी से की तो कुछ देर तो वह चुप रहे, फिर कहने लगे, तुम जानती हो कि मैं वापस आऊंगा तो मुझे घर चाहिए होगा, मुझे अपनी बच्ची के साथ वहीं रहना है, फिर उसकी शादी करनी है,
मैंने अगर बेच दिया तो फिर रहूंगा कहाँ। पर सीनू कहने लगी, हमारा घर है ना। अरे मैं तुम्हें अपने घर से थोड़ी निकाल दूंगी, उधार समझ कर दे दो। जैसे ही राजू कमाने लगेगा तो मैं कमाई डालूंगी। जब तक तुम वापस आओगे एक अच्छे इलाके में तुम्हारा घर भी खरीद कर रख दूंगी लूंगी। यह सुनकर प्रभात जी ने कहा कि ठीक है सीनू बहन, लेकिन देख लेना वह घर मेरा आखिरी सहारा है। बुढ़ापे में मुझे धोखा मत देना। वह कहने लगी, नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हो। मैं गाड़ी खरीदने के बाद जो पूंजी बचेगी उससे नई सोसाइटी में जमीन खरीद कर रख लूंगी। फिर जैसे जैसे राजू पैसे कमाएगा तुम्हारा घर भी बन जाएगा और मेरे बेटे का भी काम चलता रहेगा। प्रभात जी ने कहा कि चलो ठीक है। सीनू ने प्रभात जी का घर बेच दिया। अच्छी खासी पूंजी मिली थी। राजू की तो जैसे आंखें फटी की फटी रह गई। उसने एक की बजाय दो गाड़ियां खरीद ली। सीनू कहती रह गई कि ये गाड़ी तुम खरीद लो, बाकी पैसों की मैं जमीन खरीदूंगी। लेकिन उसने माँ की एक ना सुनी। दो गाड़ियां खरीदी और दोनों किराए पर चढ़ा दी ताकि उनका किराया उसे मिलता रहे। बाकी के बचे पैसों से उसने अपने कमरे में एक एसी लगवा लिया। नशे की भी उसे आदत पड़ चुकी थी। शकल सूरत का कुछ अच्छा था, इसलिए लड़कियों से दोस्ती भी हो चुकी थी। कभी उनके साथ कहीं जाता, उन्हें अच्छे अच्छे महंगे रेस्टोरेंट में खाना खिलाता, उन्हें गिफ्ट देता, फोन पर लंबी लंबी बातें करता। 2 साल अब गुजर गए थे। बंटी ने इंटर का एग्जाम पास कर लिया था और सीनू का छोटा बेटा मोनू भी शिक्षा पूरी कर चुका था। उसने बहुत अच्छे नंबरों से बीबीए कंप्लीट किया था। बाहर अपनी सीवी भेजी तो उसे विदेश में एक अच्छी नौकरी मिल गई। वह बहुत खुश हुआ था। अपनी माँ से कहने लगा कि मैं नौकरी करने के लिए विदेश जाना चाहता हूँ। वो लोग खुद खर्चा कर रहे हैं, रहने की भी व्यवस्था वह लोग देंगे। सीनू को कुछ सुकून सा मिला था कि कम से कम छोटा बेटा तो लायक है। कुछ ही दिनों में मोनू जा चुका था। सीनू का इरादा था कि मोनू कुछ सफल हो जाए तो बंटी की शादी के लिए रिश्ता ढूंढूं। घर में सीनू थी या फिर राजू। इन दिनों सीनू की तबीयत काफी खराब रहने लगी थी। वह घर के कामकाज ठीक से कर नहीं पा रही थी। बंटी कॉलेज में पढ़ती थी और घर आके घर के काम भी करने लगी। रात का खाना भी वही बना लेती थी, अपनी मौसी को भी संभालती थी। फिर मोहल्ले के बच्चों को भी ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। सीनू राजू से कहने लगी, तुम तो कहते थे कि तुम गाड़ी चलाओगे। तुमने तो दोनों गाड़ियां अपने आवारा दोस्तों को चलाने के लिए दे दी। वह तो नई गाड़ियों का सत्यानाश कर देंगे। वह कहने लगा, नहीं करेंगे, गाड़ियां वह चलाएंगे और आधा किराया मुझे दे देंगे। मेरा जेब खर्चा पूरा होता रहेगा। तब सीनू कहने लगी, यह पैसे बंटी के पिता के हैं। आज नहीं तो कल इसकी जब शादी करनी होगी तब मैं इसके पिता को क्या जवाब दूंगी। तुम क्यों मुझे परेशान कर रहे हो। तुम्हें कहने पर मैंने उनका घर भी बेच दिया। प्रभात माँ बूढ़ा हो गया है, लेकिन अभी तक मेहनत कर रहा है अपनी बेटी के लिए। वह कहने लगा, तो क्या हो गया, बेटी को लेकर ही चिंता है ना उन्हें। उसके दहेज की चिंता है तो ठीक है। बंटी की शादी मैं अपने एक दोस्त के साथ करवा दूंगा देता हूँ। आखिर उनका घर बंटी के ही तो काम आना है। कल को उसकी शादी जिससे भी होती, उसका पति ही उनके पैसे पर ऐश करेगा। यह सुनकर सीनू पहली बार चिल्लाई थी। कहने लगी, मुंह बंद करो अपना।
तुम्हारे दोस्तों जैसे आवारा से अपनी बंटी की शादी मैं क्यों करने लगी? वो कहने लगा, क्या मतलब है आपका? मैं आवारा हूँ। सीनू कहने लगी, आवारा को आवारा ना कहूँ तो और क्या कहूँ? मैं बंटी की जिंदगी कभी बर्बाद नहीं होने दूंगी। जैसे तुम आवारा हो, तुम्हारे दोस्त भी आवारा ही होंगे। सीनू की बात सुनकर राजू ने बड़े गुस्से से अपनी माँ की तरफ देखा था। कहने लगा, मेरे लिए रिश्तों की कमी नहीं है, लड़कियां मरती है मुझ पर। सीनू कहने लगी, दूर के ढोल सुहाने होते हैं, जो लड़कियां तुम पर मरती है तुम बताओ मुझे, मैं लेकर जाती हूँ, तुम्हारा रिश्ता करवा देती हूँ। तुम्हारी शादी उसी लड़की से जो तुम पर मरती है, और फिर उसे कहना कि वह तुम्हें अपने घर पर रख कर पाले, तुम्हें संभाले, तुम पर पैसा लुटाए। मैं भी तो देखूं कि वह कब तक यह सब कुछ करती है। राजू कहने लगा, मैंने आप जैसी माँ नहीं देखी, जिन्हें हर समय मुझ में कमियां ही नजर आती है। लेकिन इसके बाद राजू का व्यवहार बदलने लगा था। सीनू राजू के कारण बहुत परेशान थी। रात को उन्हें नींद नहीं आती थी, बंटी के कमरे में ही सोने लगी थी, क्योंकि राजू के गुस्से से वह बहुत घबराती थी, बहुत डरती थी। रात को सीनू देवी नींद की दवा खा के सो रही थी। जब राजू ने कमरे में देखा तो बंटी भी सो रही थी। उस समय वह बहुत नशे में था। बंटी से कहने लगा, उठो और मुझे चाय बना कर दो, मेरे सिर में बहुत दर्द है। वह बुरी तरह से घबराई थी। उस समय सीनू देवी गहरी नींद में सो रही थी। जैसे ही बंटी कमरे से बाहर निकली, अगले ही पल बंटी पर बिजली गिरी थी। आज प्रभात जी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दिल में बहुत घबराहट हो रही थी। बदमाशी और घबराहट उन पर सवार हो चुकी थी। सपने में बंटी को रोते हुए देखा था। पापा पापा कह रही थी। वह बहुत परेशान हो गए थे। पिछले 2 महीने से उनकी बंटी से बात भी नहीं हुई थी। वैसे भी अब सर के बाल सफेद होने लगे थे। सीनू से बार बार पूछते कि मेरी बच्ची के दहेज के पैसे तो संभाल ले हुए है ना? जैसे आऊंगा इसकी शादी बहुत धूमधाम से करूंगा। सुबह होते ही उन्होंने सीनू को फोन किया, लेकिन वह फोन नहीं उठा रही थी। वह और भी ज्यादा परेशान हो गए। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि सीनू देवी ने फोन ना उठाया हो। बीमार भी होती थी तो फोन जरूर उठाती थी। प्रभात जी के हाल चाल पूछती थी, अपना हाल बताती थी, कहती थी कि बीमार हूँ, तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन आज फोन नहीं उठा रही थी। राजू का नंबर उनके पास था नहीं। तो उन्होंने मोनू को फोन किया तो पता चला कि वह तो विदेश में नौकरी करता है। वह और भी ज्यादा परेशान हुए। मोनू से ही उन्होंने राजू का नंबर लिया था, लेकिन फोन वह भी नहीं उठा रहा था। बार बार प्रभात जी की बेचैनी और परेशानी बढ़ती जा रही थी। बंटी का रोता हुआ चेहरा आंखों के सामने आ रहा था। दिल चाह रहा था कि उड़कर बेटी के पास पहुंच जाए, लेकिन यह संभव नहीं था। अपने दोस्तों से कहने लगे कि इस बार वेतन मिलेगा तो टिकट खरीद कर वापस चला जाऊंगा। मेरा दिल बहुत बेचैन है, मुझे चैन नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। मुझे अपनी बेटी बहुत याद आ रही है। अभी 1 महीना बाकी था वेतन मिलने में, और यह महीना उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्होंने कांटों पर गुजारा है। कई बार फोन किया। मोनू कहने लगा कि अंकल राजू भाई तो मेरा भी फोन नहीं उठा रहे, पता नहीं क्या बात हुई है, मैं खुद परेशान हूँ। माँ भी फोन नहीं उठा रही,
और मैं तो नौकरी के चक्कर में फंस गया हूँ। इतनी जल्दी वापस नहीं जा सकता, क्योंकि पैसे कंपनी वालों ने लगाए हैं। जब तक उनके पैसे ना उतार दूं, वह मुझे जाने नहीं देंगे। अंकल, मैं बहुत परेशान होकर रह गया हूँ। मैंने पड़ोस में भी फोन किया है। वह कहते हैं कि घर पर ताला लगा है। हमें कुछ नहीं पता कि वह लोग कहाँ गए। मोनू की बात सुनकर तो प्रभात जी बहुत ज्यादा परेशान हुए। जेब से ज्यादा पैसे नहीं थे जेब में ज्यादा पैसे नहीं थे, वरना सब कुछ छोड़ छाड़ कर इंडिया चले जाते। क्या हुआ था आखिर? सीनू क्यों फोन नहीं उठा रही थी? बेटी के पास तो फोन था ही नहीं। ना राजू फोन उठा रहा था। 20 दिन बाद राजू का फोन आया था, और जो बात उसने सुनाई, प्रभात जी के होश उड़ गए थे। कहने लगे, यह सब कैसे हो गया? वो कहने लगा कि मैं मजबूर हो गया था। माँ बहुत बीमार थी। माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, इसलिए मैं और बंटी माँ को लेकर हॉस्पिटल चले गए, और माँ ने अपने सामने हम दोनों की शादी करवा दी। कहने लगी कि मेरे बाद बंटी बेसहारा हो जाएगी, और बिना शादी के तुम्हारे साथ रह नहीं सकती। मेरी शादी होते ही माँ का देहांत हो गया। मुझे तो अपना होश नहीं था। बंटी भी सदमे में थी, इसलिए किसी को खबर नहीं दे सका। मैं तो तब से बीमार हूँ, हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। बंटी ही मुझे संभाल रही है। आज ही कुछ होश आया है तो आपको फोन कर दिया। प्रभात जी रोने लगे। कहने लगे, बंटी कहाँ है? राजू कहने लगा, लीजिए बात करिए। बंटी भी रो रही थी। वह कहने लगी, धैर्य रखो बेटा, भगवान की यही इच्छा थी। बेटा तुम परेशान ना हो। कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं भी जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। कहने लगी, नहीं पापा, आप चाहे तो ना आए। अगर आप वहां पर काम कर रहे हैं तो करते रहें, मैं ठीक हूँ। बस मौसी की बहुत याद आ रही थी। राजू मेरा बहुत ख्याल रखता है। मैं बहुत खुश हूँ। साथ साथ रो रही थी, साथ साथ यह सब कह रही थी। उन्हीं दिनों प्रभात जी को एक और जगह का ठेका मिला था। उन्हें वहां भी मजदूरी करनी थी। पूरे 1 साल का काम था। उन्होंने सोचा कि यह काम कर लेता हूँ, ताकि बेटी के घर जाऊं तो खाली हाथ ना जाऊं, कुछ ना कुछ उसके लिए लेकर जाऊं। उन्हें नहीं पता था कि इतने सालों में राजू कितनी ही बुरी आदतों में पड़ चुका है। उन्हें लगा जैसे मोनू इतनी अच्छी जॉब कर रहा है, राजू भी कर रहा होगा। जब मोनू को इस बात का पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ था। उसे विश्वास नहीं आ रहा था कि उसकी माँ ने राजू के हवाले उस मासूम बंटी को कर दिया। विदेश जाने से पहले सीनू देवी ने खुद कहा था कि जब तुम सफल होकर लौटोगे तो मैं तुम्हारी शादी बंटी से करवा दूंगी। उसे बंटी पसंद भी थी। भोली भाली मासूम सी लड़की थी। वह तो मोनू से भी 6 साल छोटी थी, और राजू से तो 11-12 साल का फर्क था। फिर जैसी राजू की हरकतें थी, रिश्ते तो उसके वैसे भी नहीं मिल रहे थे, क्योंकि कमाता कुछ नहीं था। उसे नशे की आदत पड़ चुकी थी। मोनू बहुत परेशान हुआ था। 1 साल और बीत गया। इस 1 साल में कई बार प्रभात जी की बात बनती से हुई। वह यही कहती थी कि मैं खुश हूँ, मैं ठीक हूँ। 1 साल बाद जब प्रभात जी वापस इंडिया गए तो यह सोच कर गए थे कि सीनू ने उनके लिए जमीन खरीद ली होगी, राजू ने घर भी बना लिया होगा। बेटी के साथ तो नहीं रहेंगे। वापस आए तो बिना बताए ही आए थे, ताकि बेटी और दामाद को सरप्राइज दे सके। जैसे ही उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी तो दरवाजा बंटी ने खोला था। अपने पिता को देखकर हैरान रह गई थी। सर के सारे बाल सफेद हो चुके थे। कई सालों बाद अपने पिता को देख रही थी।
उनके सीने के साथ लग के रोने लगी। बंटी को देखकर वह तो उसे पहचान भी नहीं पा रहे थे। बचपन में तो बहुत सफेद मोम की गुड़िया जैसी होती थी और अब तो रंगत पीली पड़ चुकी थी। अपने पिता के साथ लगकर हिचकियों और सिसकियों से रो रही थी। प्रभात जी ने उसे प्यार किया। राजू भी बंटी के रोने की आवाज सुनकर बाहर आया था। सामने प्रभात जी को देखकर माथे पर बल पड़े, लेकिन फिर भी गले मिला। बंटी से कहने लगा, जाओ अपने पिता के लिए खाना बनाओ, थके हुए आए होंगे। सामान भी खुद अंदर लेकर आया। सीनू देवी का ही कमरा उसने प्रभात जी को रहने के लिए दिया था। खाना खाने के बाद बंटी उनके पास बैठी थी। जब राजू कहने लगा, जाओ जाकर आराम करो, मुझे तुम्हारे पिता से कुछ बात करनी है। वो कहने लगे, बेटा कर लेना, मैं कौन सा कहीं जा रहा हूँ, अब तो यहीं रहूंगा तुम लोगों के पास। मुझे बंटी के पास और थोड़ा बैठने दो। कितने साल हो गए मैंने अपनी बेटी को देखा तक नहीं। वह कहने लगा, जब आप यही है तो इसे देखते रहिएगा, यह कौन सा कहीं जाती है। फिर वह बैठ गया। कहने लगा कि आपके घर को बेचकर मैंने दो गाड़ियां खरीदी थी ताकि काम अच्छा चल सके, लेकिन दोनों गाड़ियों का बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया और वह तबाह होकर रह गई। शुक्र है कि मेरी जान बच गई। यह सुनकर प्रभात जी के होश उड़कर रह गए थे। जिंदगी की सारी जमा पूंजी वह यहाँ बेचते रहे। घर का एक आसरा था, वह भी खत्म हो चुका था। कहने लगे कि मैं कहाँ रहूंगा। राजू कहने लगा, इसी घर में। वह कहने लगे, बेटी के घर में कैसे रह सकता हूँ, यह तो गलत बात है। वह कहने लगा, तो फिर अपने रहने की आप कहीं और व्यवस्था कर लें। वैसे मेरी ओर से आपके यहाँ रहने में मुझे कोई परेशानी नहीं है, आप रह सकते हैं। कहने लगे, जो पैसे मैं सीनू के अकाउंट में भेजता था उसमें से कुछ पैसे तो उसने बंटी के लिए बचा कर रखे होंगे। कहने लगा, अम्मा ने वह सारे पैसे गरीबों में बांट दिए। उन्हें तो लगा था कि आप आएंगे तो लाखों रुपया लेकर आएंगे, लेकिन आप तो खाली हाथ मुंह उठा कर आ गए हैं, बस कुछ गिफ्ट ही लेकर आए हैं। बंटी बहुत चुपचाप सी थी। अभी प्रभात जी को वहां रहते हुए 1 महीना हुआ था। उन्होंने नोट किया था कि राजू कहीं काम पर नहीं जाता था। घर आता है तो बंटी पर चिल्लाने लगता है कि भूख लगी है, खाना दो। वह बेचारी खाना बनाती थी। पूरा दिन वह घर पर ही रहता था। प्रभात जी जब भी बंटी से बात करने की कोशिश करते तो राजू उनके साथ आकर बैठ जाता। वो राजू के सामने प्रभात जी से कोई बात नहीं कर पा रही थी। एक बार तो प्रभात जी ने कह दिया कि तुम कोई काम नहीं करते क्या, सारा दिन क्या घर पर ही रहते हो। वह कहने लगा, हाँ रहता हूँ, मेरे बाप का घर है, किसी का उधार मैंने नहीं ले रखा। मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं, मुझे महीने का खर्च देते हैं। उसके दोस्त उसकी गाड़ियों के ही किराए के पैसे उसे देते थे, जिससे वह अपने नशे की आदत पूरी करने के बाद बचे कुचे पैसों का घर पर राशन डाल देता था, जिसमें बंटी चुपचाप गुजारा करने पर मजबूर थी। जब भी बाप से बात करने की कोशिश करती तो राजू बीच में बैठ जाता। एक बार बंटी से कहने लगा कि अपने बाप से कहो कि कहीं जाकर कमाएं, जाकर मेहनत करें, घर पर बैठकर खाने की आदत पड़ गई है तुम्हारे बाप को। यह सुनकर प्रभात जी को बहुत अफसोस हुआ था। अपना सब कुछ तो लुटा बैठे थे, क्या बचा था। 25 साल की मेहनत के बाद कुछ भी तो नहीं बचा था। बंटी भी कहने लगी,
पापा आपको जाना चाहिए, थोड़ा बहुत काम किया करें। यह सुनकर वह हैरान हुए थे। लगता था कि शब्द बंटी की जुबान से निकल रहे हैं, लेकिन वह शब्द किसी और के है, क्योंकि उसकी आंखें कुछ और ही कहती थी। सारी रात वह भगवान के सामने रोती रहती थी। प्रभात जी सुबह घर से बाहर निकल गए, मजदूरी ढूंढने लगे, लेकिन नहीं मिली। लोग कहते थे, आप बहुत ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं, आप काम नहीं कर पाएंगे। भूख लगी तो वह घर जाने के बजाय कचरे के ढेर में बैठ गए। लेकिन अचानक जो कुछ उन्हें कचरे में के ढेर में से मिला, उनके होश उड़कर रह गए। उन्होंने देखा, वहां एक सोने की चैन थी। वही चैन जो सीनू को उन्होंने पहली बार सिंगापुर से वापसी पर दी थी। तब बच्चे छोटे छोटे थे और उसने गले में पहन कर कहा था कि यह मैं कभी नहीं उतारूंगी। सोने की चैन कचरे में कैसे आ सकती थी? जैसे ही वह वापस घर गए तो राजू बंटी को मार रहा था। कह रहा था कि अगर बाप के सामने जुबान खोली तो जान से मार डालूंगा। वो कहने लगी, कैसे जान से मार डालोगे? वैसे ही जैसे तुमने अपनी माँ को मार डाला और कचरे के ढेर में फेंक दिया। कहने लगा, हाँ, जो मैंने अपनी माँ के साथ किया था, तुम्हारे साथ भी वही करूंगा। वो कहने लगी, जो कुछ तुमने मेरे साथ किया है, ऐसा करो, तुम मुझे जान से ही मार डालो तो अच्छा है। तुमने रात के अंधेरे में मेरी इज्जत बर्बाद कर दी, ताकि मजबूरन मुझे तुमसे शादी करनी पड़े। और जब सीनू मौसी ने मुझे बचाना चाहा तो तुमने अपनी माँ को भी जान से मार डाला। जबरदस्ती मुझसे विवाह किया, किसी को कुछ भी बताने नहीं दिया। यह सब सुनकर प्रभात जी को बहुत गुस्सा आया था। घर का दरवाजा पूरा बंद नहीं था, थोड़ा खुला हुआ था। उनके हाथ में बेलचा था। वह मजदूरी के लिए बेलचा लेकर गए थे। वही बेलचा उन्होंने राजू के सर पर मारकर उसे जान से मार डाला। यह देखकर बंटी परेशान हो गई। कहने लगी, पापा यह आपने क्या कर दिया? तो कहने लगे, तुम्हारे जीवन से तकलीफों को खत्म कर दिया। ठीक उसी तरह उसी समय मोनू भी वापस आ चुका था। यह देखकर हैरान रह गया। कहने लगा, बंटी यह सब क्या है? प्रभात जी कहने लगे, मैं खुद को पुलिस के हवाले करने जा रहा हूँ, बस तुम मेरी बेटी का ख्याल रखना। प्रभात जी ने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया और कहा कि मैंने अपने दामाद को मार डाला है, लेकिन मुट्ठी में बहन के सोने की चैन पकड़ी हुई थी। वह उस समय निकल गए जब पुलिस वाला उनसे कह रहा था कि मुट्ठी खोलो और दिखाओ कि तुम्हारी मुट्ठी में क्या है। मोनू ने कोशिश करके वकील करवाया, सब कुछ करवाया और उनकी सजा को भी कम करवा दिया कि उन्हें मौत की सजा नहीं सुनाई गई थी, बस उम्र कैद हुई थी। और जिस उम्र में वह पहुंच गए थे, सारी जिंदगी जेल में ही गुजरनी थी। मोनू ने अपने प्यार बंती से शादी कर ली। अब वह हर सप्ताह अपने पिता से मिलती थी और बहुत रोती थी। लेकिन प्रभात जी खुश थे कि बेटी की जिंदगी को नरक बनने से बचा चुके थे। कहते थे कि मैंने सारी जिंदगी तुम्हारे लिए ही इतनी मेहनत की थी और फिर भी तुम्हें खुशियां ना दिलवा सका। मेरी इस मेहनत का क्या फायदा था? कुछ भी नहीं। मोनू ने दोबारा से केस उठाया और बताया कि उसके भाई ने किस तरह अपनी मां को मारकर कचरे में फेंक दिया था। यह सब बातें जब अदालत के सामने सबूतों के साथ रखी गई तो प्रभात जी की सजा और ज्यादा कम हो चुकी थी। 1 साल बाद जब वह जेल से बाहर आए,
तब अपनी बेटी के साथ लगकर फूट फूट कर रोए थे। जिंदगी के बचे कुछ साल मोनू ने उनकी बहुत सेवा की थी। जब उनकी बेटी अपने पति के साथ हंसती बातें करती तो प्रभात जी को लगता कि अब वह चैन से मर सकते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे एसके की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।